चैप्टर 5 द सफारी। लेफ्टिनेंट सेसिल गिल्स बर्टन जंगल में अपने लक्ष्यहीन भटकने से कैसे बच गया, यह उन चमत्कारों में से एक था जो कभी कभी अफ्रीका में होते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट, जो उन लोगों के लिए क्रूर है जो उसे नहीं जानते थे, ने इस आदमी को बख्श दिया। और भाग्य के धागे का वह हिस्सा जो उसे दूर शिकागो में एक बातूनी युवती से अप्रत्यक्ष रूप से बांधता था, अभी तक उसके अपने खून से गीला नहीं हुआ था। 2 मौकों पर बर्टन को शेरों का सामना करना पड़ा। दोनों ही मामलों में सौभाग्य से एक पेड़ हाथ में था और वह उस पर चढ़ गया। उनमें से एक शेर बहुत भूखा था और शिकार पर था। बर्टन पूरे दिन पेड़ के पास रहा। उसे लगा कि वह प्यास से मर जाएगा, लेकिन आखिरकार शेर का धैर्य उसकी अपनी भूख ने तोड़ दिया और वह कम मुश्किल शिकार की तलाश में चला गया। दूसरे शेर के बारे में बर्टन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसका पेट भरा हुआ था और वह अपने पसंदीदा भोजन मोटे जेब्रा पर भी ध्यान नहीं देता। लेकिन टार्जन के विपरीत, बर्टन भूखे शेर और तृप्त शेर के बीच अंतर नहीं बता सकता था। साथ ही जंगल के तौर तरीकों से अनभिज्ञ अधिकांश लोगों की तरह वह भी यह मानता था कि सभी शेर नरभक्षी होते हैं और वे हर उस जीवित प्राणी को मार डालते थे जिस तक वे पहुंच सकते थे। भोजन प्राप्त करना बर्टन की मुख्य समस्या थी। उसका वजन तेजी से कम हो गया। उसने कई अजीबोगरीब चीजें खाईं, जैसे टिड्डे, और उसे समझ में आ गया कि भूखा आदमी कुछ भी खा सकता है। दिन तेजी से बीतते गए और वह अभी भी बंगाली की तलाश कर रहा था, लेकिन वह गलत दिशा में खोज रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल और दाढ़ी लंबे हो गए थे, लेकिन उसका साहस बना रहा। एक सुबह जब वह पहाड़ी पर बैठा एक छोटी सी घाटी में देख रहा था, तो वह एक रेल की तरह दुबला पतला था, फिर भी वह आशा से भरा हुआ था। जंगल में रहने के बाद से उसकी सुनने की शक्ति तेज हो गई थी, और अब अचानक उसने घाटी के ऊपरी छोर से आती आवाजें सुनी। उसने देखा और आदमी देखे। आदमी, इंसान। कई दिनों में उसने पहली बार देखा था। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी अब हड्डियों वाली छाती में फूल रहा था। उसका पहला आवेग उछलकर उनके पास दौड़ना था और जोर जोर से अपनी खुशी का इजहार करना था। फिर उसने खुद को रोका। अफ्रीका ने उसे सावधानी बरतना सिखाया था। नीचे भागने के बजाय वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया और देखता रहा। छलांग लगाने से पहले वह देखता था। ये पुरुषों की एक लंबी कतार थी। जैसे जैसे वे करीब आए, उसने देखा कि उनमें से कुछ ने धूप से बचने वाले हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने कुछ भी नहीं पहना था। उसने देखा कि जो लोग सबसे कम कपड़े पहने हुए थे, वे सबसे भारी बोझ उठाए हुए थे। अब उसे पता चल गया था कि वह क्या देख रहा था। यह एक सफारी थी, गोरे और काले लोगों की सफारी। अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह उससे मिलने के लिए नीचे उतरा। इस टुकड़ी का नेतृत्व एक देशी गाइड और गोरों का एक समूह कर रहा था। गोरों में 2 महिलाएं भी थीं। उनके पीछे कुलियों और अस्करियों की लंबी कतार थी। हेलो, हेलो, बर्टन फटी आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह घुट गया, लड़खड़ाते हुए अपनी बाहें फैलाए उनकी ओर बढ़ा। सफारी रुक गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। उसे अभिवादन के लिए कोई आवाज नहीं मिली। उसने अपनी गति धीमी कर दी। उसे अपनी आदतन अंग्रेजी संकोच की कुछ याद आ गई। उसे उनके उत्साह की कमी पर आश्चर्य हुआ। कितना भयानक! उनमें से एक महिला, जो कि एक लड़की से ज्यादा नहीं थी, ने उसे गंदा देखकर कहा। लेकिन यह विस्मय दया से कम और उसके बिजुका रूप पर अशिष्ट आश्चर्य से ज्यादा था। लेफ्टिनेंट बर्टन सख्त हो गया और उसके फटे हुए होंठ एक टेढ़ी मुस्कान में मुड़ गए जिसमें थोड़ी कड़वाहट थी। क्या इस तरह से एक निर्वासित व्यक्ति का उसके अपने लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है? लेफ्टिनेंट बर्टन ने लड़की की ओर देखते हुए धीरे से कहा, मुझे खेद है, लेडी बाबरा, मेरे गंदे कपड़ों को देखकर आप यह नहीं देख पाई कि उन्हें एक इंसान ने पहना हुआ है। लड़की उसे देखकर हतप्रभ रह गई। उसके चेहरे पर लाली छा गई। तुम मुझे जानते हो? उसने अविश्वासपूर्वक कहा। बहुत बढ़िया, आप लेडी बाबरा रैम्सगेट हैं। वह सज्जन, या मैं शब्द का प्रयोग गलत कर रहा हूँ, आपके भाई लॉर्ड जॉन हैं। बाकी लोगों को मैं नहीं जानता।
उसने हमारी सफारी के बारे में अफवाहें सुनी होंगी, दूसरे लोगों में से एक ने बीच में कहा। इसलिए वह नाम जानता है। अच्छा यार, तुम्हारी कहानी क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हारी सफारी तुम्हें छोड़कर चली गई है और तुम खो गए हो और भूखे हो और हमारी सफारी में शामिल होना चाहते हो। तुम पहले लावारिस नहीं हो जिसे हमने उठाया है। बंद करो, गोल्ट, जॉन रम्सगेट ने गुस्से से कहा। आदमी को अपनी कहानी बताने दो। लेफ्टिनेंट बर्टन ने अपना सिर हिलाया। उसने बारी बारी से उन सभी पर तीखी नजर डाली। अफ्रीका में भी लंदन की तरह ही घमंडी, उसने धीरे से कहा। तुम्हारा कोई कुली मुझसे इस तरह मिलता तो कोई सवाल नहीं करता, मुझे खाना पानी देता, भले ही उसे खुद इसके बिना ही रहना पड़े। गॉल्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। वह शर्मिंदा दिख रही थी। मुझे खेद है, उसने कहा। हम सभी तनाव में रहे हैं और मुझे डर है कि हमारा आवरण थोड़ा टूट गया है और यह प्रकट हो गया है कि हम अंदर से उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। मैं तुरंत आपके लिए भोजन और पानी का ऑर्डर देती हूँ। अब कोई जल्दी नहीं है, बर्टन ने कहा। मैं पहले आपके अनकहे सवालों का जवाब दूंगा। मैं लंदन से केप टाउन जा रहा था और मुझे नीचे उतरना पड़ा। तब से मैं बंगाली को खोजने की कोशिश में इधर उधर भटक रहा हूँ। तुम पहले इंसान हो जिन्हें मैंने देखा है। मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दो। मेरा नाम बर्टन है, रॉयल एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट सेसिल गिल्स बर्टन। असंभव, लेडी बाबरा ने कहा। आप ऐसा नहीं कर सकते। हम बर्टन को जानते हैं, लॉर्ड जॉन ने कहा। तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। इसके लिए अफ्रीका को दोषी ठहराया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप रम्सगेट कैसल में अपने सप्ताहांत के मेहमान को पहचान लेंगे। और लॉर्ड जॉन ने करीब से देखते हुए आखिरकार बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, हाँ, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। माफी चाहता हूँ, बूढ़े साथी। बर्टन ने हाथ नहीं पकड़ा। उसके कंधे झुक गए। उसे इन लोगों पर शर्म आ रही थी। जो हाथ तुम अब लेफ्टिनेंट बर्टन को दे रहे हो, वही हाथ उस लावारिस अजनबी को देना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। मुझे डर है कि मैं ईमानदारी से हाथ नहीं मिला पाऊंगा। वो सही कह रहा है, लॉर्ड जॉन ने अपनी बहन से कहा, और उसने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। हमें बहुत खेद है, बर्टन। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो, तो मैं बहुत सम्मानित महसूस करूंगी, लेफ्टिनेंट। इसलिए बर्टन ने उनसे हाथ मिलाया और वे सभी बेहतर महसूस करने लगे। लेडी बाबरा ने उनका परिचय उस आदमी से कराया जो उनके बगल में खड़ा था, डंकन ट्रेंट। खाने के बाद बर्टन सफारी के अन्य सदस्यों से मिले। वहाँ एक लंबा, चौड़े कंधों वाला आदमी था जिसका नाम मिस्टर रोमानोफ था, और यह रोमानोफ ही था जिसने बर्टन को यह आश्चर्यजनक जानकारी दी कि बंगाली पूरी तरह से 200 मील दूर है। रोमानोफ ने ये जानकारी अपने नौकर पेयरे द्वारा दाढ़ी बनवाते समय दी। जाहिर है कि यह रूसी प्रवासी शानदार तरीके से यात्रा करता था। बर्टन को आगे पता चला कि यह सफारी वास्तव में 2 सफारी थी। हम 2 सप्ताह पहले रोमानोफ सफारी में गए थे, और चूंकि हम दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, बंगाली के लिए, इसलिए हमने सेना में शामिल हो गए। अंतर यह है कि रोमानोफ सफारी में बंदूकों के साथ शिकार किया जाता है, जबकि हम केवल कैमरों के साथ शिकार करते हैं। बेवकूफ़ी भरा विचार है, ट्रेंट ने कहा, जो स्पष्ट रूप से भावनात्मक रूप से लेडी बाबरा में दिलचस्पी रखता था। जॉन चिड़ियाघर जा सकता था और बिना इस सब चलने और कीड़ों के काटने के अपनी मूर्खतापूर्ण तस्वीरें ले सकता था। बर्टन को आगे पता चला कि गेराल्ड गॉल्ट, वह व्यक्ति जिसने पहले उससे इतनी व्यंग्यात्मक भाषा में बात की थी, रोमानोफ का गाइड था। सफारी में एक और रूसी व्यक्ति था, सर्गेई गोडेंस्की, जो एक पेशेवर फोटोग्राफर था। बर्टन की दिलचस्पी 2 अन्य श्वेत व्यक्तियों की ओर आकर्षित हुई। ये वे अन्य परित्यक्त व्यक्ति थे जिनका उल्लेख किया गया था। उनके नाम स्मिथ और पीटरसन थे। उन्होंने अपने मूल निवासियों के लड़कों द्वारा उन्हें छोड़ दिए जाने की कहानी सुनाई थी। बर्टन ने कहा, वे बहुत समलैंगिक नहीं दिखते। वे भी अपना काम करना पसंद नहीं करते, जॉन रम्सगेट ने झल्ला कर कहा।
बर्टन, जब आप इस मिश्रित सफारी के बारे में और जानेंगे तो आप हमारे व्यवहार के लिए हमें इतना दोषी नहीं ठहराएंगे। रोमानोव का आदमी, गोल्ट, दबंग और व्यंग्यात्मक है। हर कोई उससे नफरत करता है। पियरे और मेरा नौकर, टॉमलिन, दोनों बाबरा की नौकरानी वायलेट से प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि गोडेंस्की और रोमानोव के बीच कोई प्यार नहीं है। कुल मिलाकर मैं इसे बहुत खुशहाल परिवार नहीं कहूँगा। डिनर के बाद कॉफ़ी और सिगरेट पी गई। बर्टन ने खिंचाव महसूस किया और गहरी सांस ली। सोचने पर उसने कहा कि आज सुबह ही मुझे भूख से मरने की उम्मीद थी। कोई नहीं जानता कि भाग्य ने उसके लिए क्या रखा है। अनजाने में उसने अपनी शर्ट को अपने हृदय पर थपथपाया, जहां होरेस ब्राउन के आविष्कार की योजनाएं अंकित थीं। लेडी बाबरा ने कहा, शायद ये ठीक ही है कि हम भविष्य में नहीं देख सकते। जहां तक बर्टन की मानसिक शांति का सवाल था, ये ठीक ही था। दिन बीतते गए। बर्टन को जॉन रैम्सगेट से बहुत लगाव हो गया और खास तौर पर बाबरा से। डंकन ट्रेंट का चेहरा बिगड़ने लगा। बर्टन में उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नजर आने लगा। फिर सफारी में नौकरानी वायलेट को लेकर विवाद शुरू हो गया, जब गोडेंस्की ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे उसने स्पष्ट रूप से नहीं चाहा। बर्टन गलती से उनके पास आ गया, उसने गोडेंस्की को नीचे गिरा दिया। गोडेंस्की ने गुस्से में आकर अपना चाकू निकाल लिया। तभी लेडी बाबरा अचानक मौके पर आ गई। गोडेंस्की ने अपना चाकू वापस रख दिया और उदास होकर चला गया। तुमने एक दुश्मन बना लिया है, बाबरा ने चेतावनी दी। बर्टन ने अपने कंधे उचका दिए। वह पहले ही इतना कुछ झेल चुका था कि एक और दुश्मन की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उसने एक से ज्यादा दुश्मन बना लिए थे। ट्रेंट उसके पास आया और उसे साफ शब्दों में कहा कि वो लेडी बाबरा से दूर रहे। मुझे लगता है कि हम लेडी बाबरा पर छोड़ सकते हैं कि वो किस कंपनी में रहना चाहती हैं, बर्टन ने धीरे से कहा। टॉमलिन इस बातचीत से आकर्षित होकर अपने टेंट से बाहर आया। उसने देखा कि ट्रेंट ने बर्टन पर हमला किया और बर्टन ने ट्रेंट को नीचे गिरा दिया। अपने तंबू में जाओ और ठंडक पाओ, बर्टन ने ट्रेंट से कहा और अपने तंबू में चला गया। अगली सुबह रामसगेट ने गोडेंस्की को सूचित किया कि बंगाली पहुंचने के बाद उन्हें उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। बाकी सभी ने गोडेंस्की को नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि 2 परित्यक्त सैनिकों, स्मिथ और पीटरसन ने भी, और वह पूरे दिन अकेले ही मार्च करते रहे, अपने गुस्से को पालते हुए। डंकन ट्रेंट उदास और चिंतित होकर स्तंभ के पीछे आ गया। हर कोई बेचैन लग रहा था और गर्म, निर्दयी सूरज के नीचे लंबी यात्रा ने घबराई हुई नसों को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वाहक पिछड़ गए और गोल्ट ने अपना अधिकांश समय लाइन के ऊपर और नीचे दौड़ने में बिताया, उन्हें कोसते हुए और गाली देते हुए। अंत में वह अपना आपा खो बैठा और उनमें से एक को नीचे गिरा दिया। जब वह आदमी उठ खड़ा हुआ तो गोल्ट ने उसे फिर से नीचे गिरा दिया। बर्टन, जो पास में ही था, ने हस्तक्षेप किया। इसे बंद करो, उसने आदेश दिया। आप अपने काम से काम रखें। मैं ये सफारी चला रहा हूँ, गोल्ट ने जवाब दिया। मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप किसकी सफारी चला रहे हैं। आप पुरुषों को गाली नहीं देंगे। गोल्ट ने वार किया। बर्टन ने वार को रोक दिया और अगले ही पल गोल्ट को जबड़े पर एक जोरदार बायां वार करके गिरा दिया गया। सफारी में शामिल होने के बाद से यह बर्टन की तीसरी लड़ाई थी। 3 बार नॉकडाउन, 3 दुश्मन। बर्टन ने बाद में कहा, मुझे खेद है, रैम्सगेट। ऐसा लगता है कि मैं सभी के साथ परेशानी में पड़ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही किया, रैम्सगेट ने अनुमोदनपूर्वक कहा। मुझे डर है कि तुमने वहाँ एक असली दुश्मन बना लिया है, सेसिल, लेडी बाबरा ने कहा। मैं समझती हूँ कि गोल्ट की छवि बहुत खराब है। एक और दुश्मन से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कल बंगाली में होंगे। उन्होंने कुछ मिनट तक और बातचीत की और फिर एक दूसरे को शुभ रात्रि कहकर अपने अपने तंबू में चले गए। बर्टन खुश था। उसे पता था कि वह अपने जीवन में पहले कभी इतना खुश नहीं था। कल वह अपने पिता से मिलने वाला था। कल वह अपना मिशन पूरा करेगा और वह प्यार में था। शिविर में एक शांत शांति छाई हुई थी, जिस पर एक नींद में डूबा हुआ असक्रिय निगरानी कर रहा था। दूर से एक शिकारी शेर की दहाड़ सुनाई दी
और आदमी ने आग पर और लकड़ियां डाली।